Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MDCAT session. आज के इस लेक्चर में हम टेस्ट नंबर 36 डिस्कस करेंगे जिसका सिलेबस है बायोटेक्नोलॉजी। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। टेस्ट नंबर 36 में क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द फर्स्ट थिंग एडेड इन जीनोम फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अल्फा प्रोब, बीटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, चार्ली डीएनए पॉलीमरेज एंड डेल्टा हेलिकेज। तो एक्चुअली क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जिसको हम एनालाइजिंग द डीएनए या डीएनए टेस्ट का नाम देते हैं, उसमें फर्स्ट थिंग कौन सी ऐड की जाती है। तो अगर आप ये गिवन डायग्राम देखें तो डीएनए को आइसोलेट करने के बाद डीएनए की डाइजेशन के लिए यहां पे जो सबसे पहली चीज ऐड की जाती है दैट इज एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, वो एंजाइम जो कि इसको ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या आरएफएल पीस बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डाइजेशन करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको नाम दिया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। और उन एंजाइम को फर्स्टली ऐड किया जाता है। उसके बाद डीएनए डाइजेस्ट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जाती है, नेक्स्ट ब्लॉटिंग की जाती है मेम्ब्रेन पे और डीएनए को डीनेचर किया जाता है और ये हीट के जरिए होता है। और उसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोब, ये सेकंड थिंग होती है जो कि हम ऐड करते हैं या स्प्रे करते हैं। तो इसका मतलब पूरे डीएनए एनालिसिस के दौरान दो चीजें जो कि ऐड की जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है एंड प्रोब है। इसके अलावा डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जा सकते हैं अगर आप डिटेल्ड प्रोसेस देखें, लेकिन हमारी बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्रोब ऐड किया गया है लास्ट स्टेज पे, और उससे जो फर्स्ट स्टेज है उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड किए गए हैं टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द डीएनए या टू डैमेज और डिग्रेड द डीएनए इनटू आरएफएलपीज। तो बाकी ऑप्शन देखें, प्रोब, तो प्रोब की मैंने बात की कि ये लास्ट पे ऐड किया जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज, तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत नहीं है, डीएनए पॉलीमराइजेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और डेल्टा है हेलिकेज, हेलिकेज भी यहां रिक्वायर्ड नहीं है, हेलिकेज रेप्लिकेशन में या अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए में रिक्वायर्ड होता है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, बीटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 2, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर अल्फा नेगेटिवली चार्ज्ड, बीटा न्यूट्रल, चार्ली पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड डेल्टा आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। तो डीएनए का मॉलिक्यूल हम जानते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर आप डीएनए के मॉलिक्यूल की कंपोजिशन देखें तो दैट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में एक न्यूक्लियोटाइड की फर्दर कंपोजिशन देखें तो उसमें पेंटोज शुगर होती है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, दूसरे नंबर पर उसमें मौजूद होती है नाइट्रोजनस बेस जिसपे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट जिसपे नेगेटिव चार्ज जो है वो आ सकता है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज बेरिंग क्या है, फॉस्फेट। और उस फॉस्फेट की वजह से कंप्लीट डीएनए का मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इस बात को ऑथेंटिसिटी देने के लिए हम जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो डीएनए का मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज मूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। तो अवे फ्रॉम द नेगेटिव क्यों कर रहा है, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। तो इसका मतलब अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज करेगा तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डैश इज यूज्ड टू ट्रांसमिट जेनेटिक मटेरियल टू अ सेल और ऑर्गेनिज्म, अल्फा मोलेकुलर सीजर, बीटा वेक्टर, चार्ली एक्सप्रेशन सिस्टम एंड डेल्टा कोलोन। तो जो ट्रांसमिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू अ सेल और ऑर्गेनिज्म करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम नाम देते हैं मोलेकुलर कैरियर या वेक्टर। क्योंकि जब हम जीन को आइसोलेट कर लेते हैं तो उस जीन को पहले हम इंसर्ट करते हैं वेक्टर में और फिर उस वेक्टर को होस्ट सेल में ऐड किया जाता है ताकि उससे अपनी जीन प्रोडक्ट या जीन्स की कॉपीज हासिल की जा सके या जीन क्लोनिंग की जा सके। तो इसका मतलब इन गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा बीटा वेक्टर। मोलेकुलर सीजर तो जीन की आइसोलेशन या प्लाज्मिड को कट करने के लिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा चार्ली ऑप्शन देखिए, एक्सप्रेशन सिस्टम। तो एक्सप्रेशन सिस्टम एक्चुअली वो होस्ट सेल को नाम दिया जाता है जो कि हमारे जीन प्रोडक्ट बनाने के लिए या जीन की क्लोनिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इंसुलिन जीन ऐड किया तो इंसुलिन प्रोटीन उससे जो है वो हासिल की जा सकती है, दैट इज एक्चुअली एक्सप्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4,
fragments of DNA from two different species such as bacterium and mammal spliced together in the laboratory into a single molecule called alpha recombinant DNA, beta hybrid DNA, Charlie transgenic DNA and delta mutant DNA. ये यहां पे अब क्वेश्चन क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। अब हमारी बुक में डेफिनेशन जब दी गई तो कहा गया फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, लेकिन जब आप ग्लॉसरी में, अपनी बुक की ग्लॉसरी में देखते हैं तो वहां पे लिखा गया द डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज। जैसे हम अगर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में देखें तो ह्यूमन का डीएनए जो है बैक्टीरियल प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या बनता है, रिकम्बिनेंट डीएनए और काइमेरिक डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए को दूसरा नाम काइमेरिक डीएनए भी दिया जाता है, तो इसका मतलब यहां पे राइट ऑप्शन होगा अल्फा recombinant DNA. Question number 5. During PCR, in order to open double helix of DNA, it is heated for dash minute. Alpha 1, beta 2, Charlie 3 and delta 4. तो अब अगर आप PCR का प्रोसेस देखें तो एक्चुअली डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, हमारे पास डबल हेलिक्स होता है। इस हेलिक्स को सबसे पहले अनवाइंड करने के लिए यानी कि डीनेचुरेशन के लिए जो है वो क्या रिक्वायर्ड होती है, हीट रिक्वायर्ड होती है। तो पहला स्टेप इसमें होता है डीनेचुरेशन, जिसकी वजह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और इस हीट को हम कहते हैं 1 मिनट तक जो है ये हीट दी जाती है ताकि डीनेचुरेशन हो जाए या सेकेंडरी स्ट्रक्चर लॉस कर जाए और प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे। अब जैसे ही ये प्रोसेस हुआ तो उसके बाद क्या किया जाएगा, अनीलिंग के लिए कूलिंग का प्रोसेस किया जाता है फॉर अनीलिंग। अब ये अनीलिंग जो है इसका मतलब क्या है, एडिशन ऑफ प्राइमर। ये काम कितनी देर के लिए होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं इस कूलिंग के लिए और प्राइमर की एडिशन के लिए। यानी कि ये दोनों जो है वो प्राइमर ऐड किए और उसके बाद पॉलीमराइजेशन, टैग पॉलीमरेज की मदद से पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है और पॉलीमरेज एंजाइम यहां पे इस्तेमाल होता है जिसके जरिए एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड शुरू हो जाती है। ये वाला प्रोसेस तकरीबन 1.5 मिनट तक जो है वो मेंटेन रहता है। तो इसका मतलब अगर पीसीआर का पूरा एक कंप्लीट साइकिल देखें तो 1 मिनट यहां रिक्वायर्ड है, 2 मिनट यहां और 1.5 इधर, तो इसका मतलब 4.5 मिनट जो है वो अप्रोक्सीमेटली रिक्वायर्ड है एक पीसीआर के साइकिल के लिए। तो क्वेश्चन में हमें सिर्फ डीनेचुरेशन से रिलेटेड पूछा गया है, सो राइट ऑप्शन इज अल्फा 1 मिनट विल बी रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर जीन थेरेपी ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस अल्फा liposomes are bombarded into nostrils, beta solution is sprayed into nostrils, Charlie liposomes are injected into nostrils and delta solution is injected into nostrils। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसमें हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन क्लोराइड आयन की डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसके लिए जो जीन थेरेपी की जाती है उसमें नॉस्ट्रल्स में स्प्रे किया जाता है इनहेलर्स की मदद से। लाइपोसोम मौजूद होते हैं उसमें, लेकिन इनहेलर्स के जरिए लाइपोसोम्स को स्प्रे किया जाता है जो कि हम इनहेल करते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होके तो जीन थेरेपी के चांसेस होते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा, सॉल्यूशन इज स्प्रेड इनटू नॉस्ट्रल्स। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम familial hypercholesterolemia suffers from deficiency of alpha cholesterol, beta receptors for absorption of cholesterol, Charlie receptors for removal of cholesterol and delta enzymes for removal of cholesterol। तो यहां पे एक्चुअली ये भी एक जीन थेरेपी में हमें एग्जांपल दी गई कि जब हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है तो उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है। इस फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया में क्या होता है कि रिसेप्टर फॉर रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो कि लिवर के अंदर मौजूद होते हैं उनकी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव जीन हो जाता है और जिस वक्त वो रिसेप्टर डिस्टर्ब होते हैं तो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल रिमूव नहीं होता और हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल यानी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज कर जाता है। सो राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8, इट डजंट रिप्लेस जीन क्लोनिंग, अल्फा डीएनए सीक्वेंसिंग, बीटा पीसीआर, चार्ली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डेल्टा जीन थेरेपी। अब देखिए जीन क्लोनिंग का अल्टरनेट क्या है हमारे पास, दैट इज पीसीआर।
तो हम गिवन ऑप्शन में से अल्टरनेट को ही रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका मतलब डीएनए सीक्वेंसिंग का क्लोनिंग से ताल्लुक ही नहीं है, उसमें तो हम सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, जो आरएफएलपीज बनाए थे उनको सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ, तो इसका मतलब इसका भी उससे ताल्लुक नहीं है। और जीन थेरेपी में हम रिप्लेसमेंट करते हैं डिफेक्टिव जीन की नॉर्मल जीन के साथ, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। हाँ, जीन क्लोनिंग जो है उसको पीसीआर के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता, इसकी डिफरेंट वजूहात है, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह क्या है कि जीन क्लोनिंग में हम लार्जर जीन्स को अनलिमिटेड कॉपीज बना सकते हैं विदाउट एनी एरर, जबकि पीसीआर के केस में हम मिलियंस ऑफ कॉपीज तो बना सकते हैं लेकिन एरर आने के चांसेस भी हैं, और जीन का साइज भी स्मॉलर होना चाहिए या सिर्फ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होना चाहिए जिसकी हम कॉपीज बनाएंगे पीसीआर में। तो इसका मतलब पीसीआर जो है वो जीन क्लोनिंग की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। Question number 9, to cure dash dopamine producing cells could be grafted directly into the brain. Alpha cystic fibrosis, beta hypercholesterolemia, Charlie SCID and delta Parkinson's disease. ये तमाम वो डिजीजेस हैं जिनके लिए जीन थेरेपी जो है वो की जा रही है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्लोराइड आयंस जो है उसके लिए ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम लाइपोसोम वेसिकल इनहेल करते हैं। हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया में हम एक्स वीवो या इन विट्रो जो है वो जीन थेरेपी करते हैं, जिसमें लिवर का पार्ट जब एक्सरसाइज किया जाता है और उसमें जो है रेट्रोवायरस के जरिए या मॉडिफाइड वायरस के जरिए अपना जीन प्लांट किया जाता है। एससीआईडी के केस में भी हम क्या करते हैं, बोन मैरो सेल्स लेते हैं और उसमें रेट्रोवायरस के जरिए अपना जीन जो है वो इंसर्ट करते हैं। जबकि पार्किंसंस डिजीज ऐसी है जिसके लिए नियर फ्यूचर में, जैसे डायबिटीज के लिए, कैंसर के लिए, पार्किंसंस डिजीज के लिए, हेपेटाइटिस के लिए या एड्स के लिए, ये डिजीजेस जो हैं ऐसी जिनके लिए कहा गया कि आइंदा आने वाले वक्त में जीन थेरेपी की जा सकती है। अब पार्किंसंस क्योंकि ब्रेन एरिया में मौजूदा ऐसे सेल्स जो कि डोपामिन प्रोड्यूस करते हैं उनकी तादाद कम हो जाती है, तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि अगर हम ब्रेन एरिया में डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को ग्राफ्ट करें तो शायद उसकी वजह से डोपामिन की प्रोडक्शन जो है वो नेचुरली इनहांस हो जाए और ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। तो जो ब्रेन रिलेटेड या नर्वस डिसऑर्डर्स हैं उसमें से ट्रीटमेंट के लिए ये एक बात कही गई। सो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा डेल्टा पार्किंसंस डिजीज। क्वेश्चन नंबर 10, RFLPs is dependent upon alpha plasmids, beta restriction endonuclease, Charlie antigens and delta reverse transcriptase। अब RFLPs है क्या, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि डीएनए को जब आइसोलेट किया तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और पर्टिकुलर प्लेसेस पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने की वजह से वो RFLPs डिफरेंट साइज के बन गए। तो इसका मतलब साइज ऑफ RFLPs डिपेंड किस पे करेगा, दैट इज ऑन द टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चेंज करते हैं तो वो डिफरेंट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेगा, जिसकी वजह से साइज मोर और लेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब RFLPs की लेंथ जो है वो डिपेंड किस पे करती है, या RFLPs डिपेंड किस पे करते हैं, दीज आर ऑन द नेचर ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 11, free living organisms in the environment that have had a foreign gene stably inserted into them are called alpha hybrid organism, beta wild organism, Charlie transgenic organism and delta cisgenic organism। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी बॉडी में फॉरेन डीएनए मौजूद हो, बाहर से डीएनए जो है वो इंसर्ट किया गया हो, उसको नाम क्या दिया जाता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो इन इंडिविजुअल को नाम दिया जाएगा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये भी हमारे बुक में स्टेटमेंट इस तरह से नहीं है, लेकिन ग्लॉसरी को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ये स्टेटमेंट इस तरह से दी गई है, ये भी ग्लॉसरी से टर्म ली गई है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज नीडेड टू मेक एस्पार्टम, अल्फा ग्लाइसिन, बीटा एलानिन, चार्ली फिनाइल एलानिन एंड डेल्टा टायरोसिन। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है एस्पार्टम? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए एस्पार्टम है क्या। एस्पार्टम इज एक्चुअली एन आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि न्यूट्रा स्वीट भी कहलाता है, और इसकी फॉर्मेशन के लिए फिनाइल एलानिन एज अ प्रिकर्सर रिक्वायर्ड होता है। सो राइट ऑप्शन इज
चार्ली। ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से इसकी प्रोडक्शन जो है वो की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 13, कैरी बी मुलेस डेवलप्ड डैश टेक्निक, अल्फा पीसीआर, बीटा डीएनए रिकॉम्बिनेशन, चार्ली जीन क्लोनिंग एंड डेल्टा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो कैरी बी मुलेस ने 1983 में जो है ये टेक्निक को डिस्कवर किया जो कि पीसीआर थी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसी डिस्कवरी की बुनियाद पर इसको नोबेल प्राइज का जो इनाम है वो भी दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर सीलिंग फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर एंड एंजाइम इज यूज्ड व्हिच इज कॉल्ड अल्फा पॉलीमरेज, बीटा प्राइमेज, चार्ली लाइगेज एंड डेल्टा हेलिकेज। तो पॉलीमरेज का काम है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हेलिकेज का काम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, जबकि प्राइमेज का काम है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, और लाइगेज अ ग्लू लाइक एक्टिविटी रखता है जिसका काम क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये नेचुरल प्रोसेस में रेप्लिकेशन में ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि लाइगेज इस्तेमाल होगा। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जब प्लाज्मिड यानी कि वेक्टर के डीएनए के साथ हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच करना चाहते हैं, मतलब जो फ्लैंकिंग एंड्स हैं उनको स्टिकिंग एंड्स के साथ जोड़ने के लिए जो पर्टिकुलर एंजाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या है, लाइगेज एंजाइम है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी ग्लू लाइक एक्टिविटी होती है। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीमेंट्री डीएनए या जिसको सीडीएनए कहा जाता है इज सिंथेसाइज्ड बाय यूज ऑफ अल्फा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बीटा रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, चार्ली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डेल्टा पॉलीमरेज। तो जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है सीडीएनए बनाने के लिए वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और उससे बनेगा सीडीएनए जो कि कंप्लीमेंट्री डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, और फिर उसकी डुप्लीकेशन होगी तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिक्वायर्ड होगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट करते हैं डीएनए को फ्रॉम इनर साइड, और जबकि रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो है फ्रॉम द आउटर साइड यानी कि एंड से कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो राइट ऑप्शन इन द क्वेश्चन 15 इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 16, the means by which recombinant DNA is introduced into a host cell is called alpha molecular seizures, beta molecular carriers, Charlie molecular markers and delta molecular injector। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, the means by which recombinant DNA is introduced into a host cell। तो recombinant DNA बनेगा कब, जिस वक्त molecular carrier जिसको हमने वेक्टर का नाम दिया था उसमें फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया जाएगा, और फिर वो मोलेकुलर कैरियर जो है वो ऐड होगा इन द होस्ट सेल। अब मोलेकुलर कैरियर या वेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, दैट इज मे बी प्लाज्मिड एंड अदर वन इज द लैम्डा फेज जिसको बैक्टीरियल वायरस का नाम दिया जाता है। तो ये दो स्ट्रक्चर ऐसे हो सकते हैं जो कि मोलेकुलर कैरियर या वेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैनी major mining companies already use dash to obtain various metals, alpha animals, beta plants, charlie bacteria and delta viruses। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज बायोलीचिंग के प्रोसेस के लिए मुख्तलिफ बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि लो ग्रेड सोर्सेज से मुख्तलिफ मेटल जो कि कीमती या जिसे हम कहेंगे ऐसे मेटल्स हैं जो कि प्रेशियस मेटल्स हैं जैसे गोल्ड है, यूरेनियम है, कॉपर है, इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए माइनिंग इंडस्ट्रीज की कंपनी बैक्टीरिया और ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रही है। क्वेश्चन नंबर 18, डैश कंटेन डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, अल्फा कंप्लीमेंट्री डीएनए, बीटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, चार्ली साइटोप्लाज्मिक डीएनए एंड डेल्टा रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन है बुक में कि रिकम्बिनेंट डीएनए जो है दैट इज द डीएनए व्हिच कंटेन डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम फॉर पीसीआर इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस बिकॉज अल्फा इट कैन विथस्टैंड हाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर, beta it can withstand low denaturation temperature and Charlie it can work at high speed, delta it can be used again and again। तो थर्मस एक्वेटिकस एक्चुअली नाम से वाज़िया है, थर्मस का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मो
से वर्ड है, और एक्वेटिकस जो कि वाटर में, यानी कि जो गर्म पानी में रहने वाले बैक्टीरिया हैं या उनके इनहेबिटेंट हैं, उनको नाम थर्मस एक्वेटिकस दिया गया। ये एक्चुअली 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए हम इसको हीट इनसेंसिटिव या थर्मोस्टेबल नाम देते हैं। और क्योंकि पीसीआर में पहला ही स्टेप क्या था, डीनेचुरेशन, जिसमें तकरीबन 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेंपरेचर दिया जाता है और अल्टीमेटली इस टेंपरेचर पर ह्यूमन पॉलीमरेज डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन का पॉलीमरेज जो है डीएनए पॉलीमरेज वो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्ट करेगा, तो उसकी डीनेचुरेशन की वजह से हमें थर्मोस्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो पीसीआर में इस्तेमाल करना पड़ा, और यही एक यूनिकनेस थी जिसकी वजह से पीसीआर की जो टेक्निक है वो डेवलप हो सकी। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा, इट कैन विदस्टैंड हाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर पर जब डीनेचुरेशन हो सकती है उस वक्त भी वो विदस्टैंड कर लेता है। इसी को हम हीट इनसेंसिटिव बैक्टीरिया का और हीट इनसेंसिटिव एंजाइम का नाम भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द एजेंट विच सेपरेट्स द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन पीसीआर इज अल्फा डीएनए लाइगेज, बीटा हीट, चार्ली प्राइमर एंड डेल्टा हेलिकेज। तो अब देखिए, जो नेचुरल रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है जो कि विद इन द सेल है या लिविंग सिस्टम में होता है, उसमें ये काम हेलिकेज का है, लेकिन यहां पे हेलिकेज के एनालॉग इस्तेमाल किया जाता है हीट को, जिसमें हीट की जाती है अप्रोक्सीमेटली 95 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये डीएनए के दोनों मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं और डीनेचुरेशन कहलाता है। अब यहां पे ये याद रखिएगा, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए इज एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इनटू प्राइमरी। तो ये सेकेंडरी नेचर मेंटेन थी ना जब डुप्लेक्स बना हुआ था, उससे प्राइमरी नेचर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बने हुए थे, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, तो इसका मतलब हीटिंग या डीनेचुरेशन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देती है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 21, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज पॉपुलरली नॉन एज अल्फा बायोटेक्नोलॉजी, बीटा जीन थेरेपी, चार्ली जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड डेल्टा नैनो बायोटेक्नोलॉजी। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम एक्चुअली डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज जो है वो यूज करते हैं और एक नया डीएनए कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जेनेटिक लेवल पर इंजीनियरिंग की जाती है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है न्यू टाइप ऑफ डीएनए या न्यू सीक्वेंस ऑफ डीएनए, जिसकी वजह से हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर ऐड कर लेते हैं जिसमें नेचुरली वो जीन नहीं होता। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 22, if the gene of interest to be used in recombinant DNA technology is small, it will be alpha cut from chromosome, beta synthesized by mRNA, Charlie synthesized in laboratory and delta synthesized by reverse transcriptase। तो एक्चुअली जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए जब हम पढ़ते हैं हाउ टू गेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो तीन मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि उसको क्रोमोसोम से आइसोलेट कर दिया जाए, जो कि सबसे कॉमन मेथड है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया जाता है और कट कर लिया जाता है। दूसरा, अगर पीस ऑफ डीएनए स्मॉल हो तो उसको हम क्या करते हैं, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को और नंबर हम जानते हैं एक जीन के अंदर, तो उनको उसी तरतीब के साथ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उनके जरिए जोड़ के एक पेप्टाइड जो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनाया जा सकता है। लेकिन तीसरा मेथड हमारे पास मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कंप्लीमेंट्री डीएनए बना के और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाकर भी होता है। यहां पे क्वेश्चन है कि अगर मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल हो, जीन मॉलिक्यूल, तो उससे हम क्या कॉपी जो है वो किस तरह से बना सकते हैं, तो एक्चुअली बाय सिंथेसिस इन द लेबोरेटरी। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 23, द डीएनए मॉलिक्यूल टू विच the gene of interest is integrated for cloning is called alpha template, beta transformer, Charlie carrier and delta vector। तो जिसमें हम अपना जो डीएनए है उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको कॉमनली मोलेकुलर कैरियर का नाम भी दिया जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली उसको वेक्टर का नाम दिया जाता है, जो कि हमारा जीन कैरी करता है और वो ट्रांसमिट करता है किसमें, होस्ट सेल में, ताकि जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग हो सके, जीन क्लोनिंग हो सके और उस जीन की प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन बन सके। सो गिवन ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल वेक्टर होगा
मैंने कहा कैरियर भी कहा जाता है, लेकिन वो एक कॉमन वर्ड है जो कि मोलेकुलर कैरियर कहते हैं, लेकिन वेक्टर एक स्पेसिफिक या टेक्निकल वर्ड है। इसका मतलब इन गिवन ऑप्शन में से हम वेक्टर ज्यादा सुटेबल ऑप्शन कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, PCR and restriction fragment length polymorphism are the methods for alpha study of enzyme, beta genetic transformation, Charlie DNA sequencing and delta genetic fingerprinting। तो PCR and restriction fragment length polymorphism are the methods of genetic फिंगरप्रिंटिंग, यानी कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस में जब अपने डीएनए की कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज बनाना चाह रहे हो, या रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के जरिए जो डीएनए एनालिसिस जो है वो कर रहे हो, तो इसको नाम दिया जाएगा जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25, इन सेल बायोलॉजी द डीएनए ऑफ एन एजेंट, for example virus or plasmid, used to transmit genetic material to a cell or organism is called alpha vector, beta molecular scissor, Charlie expression system और delta PCR। तो हम कह रहे हैं कि सेल बायोलॉजी में डीएनए को जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअली वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम मोलेकुलर कैरियर कहते हैं। हमारी बुक में दो किस्म के वेक्टर जो है उसकी एग्जांपल दी गई, एक प्लाज्मिड है और दूसरे नंबर पे क्या है, लैम्डा फेज, जिसको हम बैक्टीरियल वायरस का नाम देते हैं। तो इसका मतलब वायरस और प्लाज्मिड दोनों क्या हैं, वेक्टर की एग्जांपल हैं। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 26, डैश अमंग ऑल द ह्यूमन जीन्स कैन बी एम्प्लीफाइड यूजिंग पीसीआर, अल्फा फ्यू जीन्स, बीटा मल्टीपल जीन्स, चार्ली 2 जीन्स एंड डेल्टा सिंगल जीन। तो पूरे जीनोम में से हम ज्यादा जो लार्जर सीक्वेंस है उसको कॉपी नहीं कर सकते पीसीआर के जरिए। पीसीआर के जरिए हम सिंगल जीन, जिसको हम कहते हैं मिलियंथ पार्ट ऑफ द डीएनए, एक ह्यूमन इंडिविजुअल का 1 मिलियंथ पार्ट जो है उसको कॉपी करने की या क्लोनिंग करने की कैपेसिटी पीसीआर में होती है, आइडेंटिकल कॉपीज बनाने की। इसलिए हम कहते हैं सिंगल जीन among the all the human genes can be amplified using PCR। Question number 27, not very long ago people with IDDM, जिसको हम कहते हैं insulin dependent diabetes mellitus, received the insulin they needed for survival from alpha living animals, beta dead animals, Charlie biotechnology labs and delta pharmaceutical labs। तो अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बात कही गई कि एक्चुअली स्टार्ट में जो है वो हम जो इंसुलिन हासिल करते थे वो डेड एनिमल से हासिल की जाती थी, और उसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आई तो इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा आसान कर दिया और इंसुलिन जो है वो चीप और इजी वे में अवेलेबल हो गई। इसके पहले जो है वो डेड एनिमल से जो हासिल की जाती थी वो उसके बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट से थी, जो कि बहुत लेसर क्वांटिटी में आती थी और बहुत एक्सपेंसिव जो है वो कंसिडर की जाती थी। सो डेड एनिमल जो है वो उनको इस्तेमाल किया जाता था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स को इंसुलिन से ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, इन्फेक्शन काज्ड बाय अ बैक्टीरियम containing PSC101 cannot be controlled by alpha penicillin, beta ampicillin, Charlie neomycin and delta tetracycline। तो जो PSC101 है और PBR322 ये ऐसे दो जीन्स हैं जो कि प्लाज्मिड में मौजूद होते हैं, जो कि उसको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाते हैं। ऐसा प्लाज्मिड जिसके पास PSC101 होता है वो किस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन। तो इसका मतलब उस बैक्टीरिया से अगर इंफेक्शन हो जाए तो हम उसको टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट नहीं कर सकते। और अगर हमारी बॉडी में इंफेक्शन जो है ऐसे बैक्टीरिया से हो जाती है जिसमें PBR322 था, तो इसका मतलब हम टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों एंटीबायोटिक को यूज नहीं कर सकते फॉर द ट्रीटमेंट। सो गिवन ऑप्शन में PSC101 के लिए पूछा गया है, सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा टेट्रासाइक्लिन। क्वेश्चन नंबर 29, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अल्फा synthesizes DNA, beta cuts the DNA molecule randomly, Charlie cuts the DNA at specific sites and delta restrict the synthesis of DNA inside the nucleus। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम जानते हैं ये स्पेसिफिक साइट से कट कर सकता है, और किस साइट से, दैट इज कंसिडर्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमारे बुक में जो डीएनए का एक सीक्वेंस दिया गया और जो सबसे पहले सीक्वेंसेस में था दैट इज एक्चुअली GAT
इसी तरह से हम उसके ऑपोजिट भी कंसिडर करते हैं, दैट इज GAAT एंड C। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में है और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। जब 4 या 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो है वो सिमेट्रिक जो है वो स्टडी किया जा सके इन ऑपोजिट स्ट्रैंड, तो उसको हम नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसको कट करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम है दैट इज कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम होता है वो क्या है, दैट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और क्योंकि हमने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस स्पेसिफाई कर दिया तो इसका मतलब हमारे पास जो एंजाइम है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं EcoR1। तो ये वो एंजाइम है जो कि GAATTC के सीक्वेंस को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कट्स द डीएनए molecule at specific sites. Question number 30. For DNA fingerprinting, the genome is first subjected to alpha DNA slicing, beta electrophoresis, Charlie hybridization and delta probing. तो अगर आप ये गिवन जो सीक्वेंस है उसमें देखें तो हमें ये पूछा गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जीनोम इज फर्स्ट सब्जेक्टेड टू, यानी कि जो इससे फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसके सीक्वेंस में वो क्या है। तो एक्चुअली आइसोलेशन के बाद जब डाइजेशन ऑफ डीएनए होनी है तो डीएनए की जो हम कहते हैं RFLPs बनते हैं। ये RFLPs डीएनए स्लाइसिंग कहलाती हैं क्योंकि मोर और लेस वेरिएबल लेंथ में ये सेगमेंट्स बनते हैं जो कि डीएनए स्लाइसिंग है, कट ऑफ द डीएनए है। तो इसका मतलब जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से जो कंपोनेंट बने RFLPs बने और स्लाइसिंग की वजह से बने। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा डीएनए स्लाइसिंग। इससे अगले स्टेप्स भी देखिए। तो स्लाइसिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जो होगा वो ब्लॉटिंग ऑन मेम्ब्रेन और उसके बाद डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए और फिर उसके बाद जो है ये जब प्रोब ऐड किया जाएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ प्रोब देन हाइब्रिडाइजेशन और उसके बाद फिर हम ऑटो रेडियोग्राफ की तरफ जाएंगे। तो सीक्वेंस में हमें सब पता होने चाहिए कि एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट कौन सा इसमें ऐड होगा। तो गिवन क्वेश्चन में से राइट ऑप्शन होगा डीएनए स्लाइसिंग। Question number 31. The enzyme which is responsible for the formation of bond between two double-stranded DNA fragments is alpha endonuclease, beta lipase, Charlie ligase and delta helicase. तो यहां पे कहा गया कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि स्ट्रैंड्स के दरमियान बॉन्ड बनाता है। तो जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है स्ट्रैंड्स के दरमियान दैट इज ग्लू लाइक एक्टिविटी कंटेनिंग एंजाइम लाइगेज, जो कि अगर पर्टिकुलरली कहा जाए कि कौन सा बॉन्ड बनाएगा तो हम कहते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड के दरमियान बॉन्ड बनाएगा। जबकि हेलिकेज का काम बॉन्ड की ब्रेकेज है, जो कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है जिसको हम अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए का नाम देते हैं, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया अल्फा एंडोन्यूक्लियस, इसका काम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ना है। तो इसका मतलब हम डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बॉन्ड बना रहा है, तो दैट इज एक्चुअली लाइगेज। बाकी तीनों जो हैं एंडोन्यूक्लियस, लाइपेज या हेलिकेज, ये तीनों बॉन्ड ब्रेकिंग एंजाइम कंसीडर किए जाते हैं, बट लाइगेज इज अ बॉन्ड फॉर्मिंग एंजाइम। So right option is Charlie. Question number 32. A bacterium that normally colonizes the roots of corn plants have now been endowed with genes that code for alpha an insect toxin, beta a human product, Charlie insulin and delta clotting factor. तो बैक्टीरियम जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए जाते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि प्लांट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हैं, जैसे कि इंसेक्ट टॉक्सिन्स के अगेंस्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जाएं। इसके साथ साथ कुछ उसमें ऐसे जो है वो यूज किए जाते हैं जो कि इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट जीन जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो डिफरेंट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए जाते हैं, जिसमें से एक है ऐसा जीन ऐड करना दैट कोड फॉर इंसेक्ट टॉक्सिन्स। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा।
Question number 33. Gene therapy of which one of the following disorder have not yet been successful? Alpha, cancer. Beta, disorders of coronary artery. Charlie, cystic fibrosis. And delta, hypercholesterolemia. तो इन गिवन ऑप्शन में से सिस्टिक फाइब्रोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सके। क्यों? लाइपोसोम जो कि इनहेल किए जाते हैं वो जीन कोटेड होते हैं। अब वो जीन जो है हमारी एपिथेलियम में इंसर्ट होके सेल्स के अंदर ऐड होना जो है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सका, लेकिन नियर फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हम ऐसी कुछ कंडीशंस एक्वायर कर लेंगे या ऐसी एडवांसमेंट ले आएंगे कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो भी बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 34. Recombinant DNA technology is used to produce bacteria that reproduce in large vats called alpha biovessels, beta biosynthesizers, Charlie bioproducers and delta bioreactors। तो ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में फर्स्ट 2 लाइंस में ही ये बात कही गई कि जो लार्ज वैट्स यूज किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए उनको बायोरिएक्टर्स का नाम दिया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 35. Following are the possible methods to clone a gene except alpha, gene sequencing, beta, recombinant DNA technology, Charlie, PCR and delta, polymerase chain reaction। अब recombinant DNA technology और PCR ये 2 alternate method हैं और PCR का ही कंप्लीट नेम यानी कि पोलीमरेज चेन रिएक्शन की एब्रीवेशन है PCR। तो इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जीन सीक्वेंसिंग का प्रोसेस किस लिए था? ये प्रोसेस तो सिर्फ सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जानने के लिए था एक डीएनए के मॉलिक्यूल में। तो इसका मतलब ये जो जीन की क्लोनिंग है इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 36. सर्जिकली एक्साइज्ड लिवर सेल्स आर इन्फेक्टेड विद रेट्रोवायरस कंटेनिंग नॉर्मल जीन फॉर द रिसेप्टर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्फा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, बीटा, coronary artery angioplasty, Charlie, hypercholesterolemia and delta, SCID। तो लिवर सेल्स को जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड है हमारे पास लिवर सेल। तो जब लिवर सेल्स को इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें की जाती है हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया की ट्रीटमेंट, जबकि बोन मैरो के सेल्स को जब इस्तेमाल किया जाएगा तो SCID, जबकि जो कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी है और सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये इन विवो है, इसमें हम किसी किस्म के सेल्स को एक्साइज नहीं करते। सो राइट ऑप्शन विल बी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37. वेक्टर एंड फॉरेन जीन कंबाइंड टू फॉर्म अल्फा कंप्लीमेंट्री डीएनए, बीटा म्यूटेटेड डीएनए, चार्ली काइमेरिक डीएनए एंड डेल्टा कोवलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए, जिसको CCC डीएनए का नाम भी दिया जाता है। तो अब वेक्टर एंड फॉरेन जीन जब कंबाइन करते हैं तो उसकी वजह से रिकम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए बनता है, क्योंकि वेक्टर वन सोर्स ऑफ डीएनए है एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन जीन जो है वो अनदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अनदर सोर्स ऑफ डीएनए है। तो इसका मतलब व्हेन द डीएनए फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज combine with each other, that is responsible to form chimeric DNA or recombinant DNA। Question number 38. Target genes can be synthesized in laboratory from mRNA using alpha DNA polymerase, beta DNA ligase, Charlie transcriptase and delta reverse transcriptase। तो लेबोरेटरी में जब mRNA से, अब अगर हम देखें एक mRNA का मॉलिक्यूल जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है बाय प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम जो है इससे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज cDNA। और फिर इस प्रोसेस की जो है वो डुप्लीकेशन होती है और डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ये dsDNA जो है वो लिखते हैं। तो कंप्लीमेंट्री डीएनए से ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जिसके लिए एंजाइम कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 39. Some corn and cotton plants are both dash and dash resistant. Alpha, pollution and cold. Beta, pollution temperature. Charlie, pest fungicide and delta,
पेस्ट हेर्बिसाइड्स। तो जब हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप्स 1999 में जब ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन का प्रोजेक्ट बनाया गया कि तकरीबन जो 70 मिलियन एकर्स पर जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स लगाने थे उसमें कॉर्न एंड कॉटन प्लांट्स जो हैं उनको यूज करने की कोशिश की गई और उसमें दोनों जो हैं वो पेस्ट एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट जो हैं वो चूज किए गए। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा, पेस्ट एंड herbicides. Question number 40. If liver cell lack a receptor for removing cholesterol, the patient suffers from alpha familial hypocholesterolemia, beta familial hypercholesterolemia, Charlie cardiovascular diseases and delta hypolipoproteinemia. तो जिस वक्त लिवर के सेल्स में कोलेस्ट्रोल के रिमूवल के लिए रिसेप्टर ना हो तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसका मतलब कंडीशन होगी फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। हाइपर का मतलब होता है हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल एंड इमिया मीन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल राइज कर जाना। तो फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया इज विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41. एस्पार्टम इज एन डैश नॉन एज न्यूट्रास्वीट, अल्फा डाइपेप्टाइड एंजाइम, बीटा डाइपेप्टाइड स्वीटनर, चार्ली डाइपेप्टाइड हार्मोन एंड डेल्टा अमाइनो एसिड स्वीटनर। तो जो एस्पार्टम है इसको डाइपेप्टाइड स्वीटनर कहा जाता है जो कि न्यूट्रास्वीट पे कहलाता है और इसके एंसेस्टर के बारे में हम जानते हैं दैट इज एक्चुअली फिनाइल एलानीन। क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट्स मूविंग ऑन एगारोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? Alpha, the smaller the fragment size, the farther its move. Beta, positively charged fragment move to farther end. Charlie, negatively charged fragment do not move. And delta, the larger the fragment size, the farther it moves. तो एक्चुअली जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितना जो लेंथ है RFLPs जो बने थे उसमें फ्रेगमेंट की लेंथ जितनी शॉर्ट होती है वो उतना स्पीड के साथ मूव करता है और जितनी लेंथ लार्ज होती है वो उतना स्लोली मूव करता है। और इसी तरह से नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए का मॉलिक्यूल है सारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो नेगेटिव या एनोड से अवे मूव करते हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से मूव करते हैं और उनकी स्पीड किस चीज पे होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो नियर रह जाएगा, उसकी स्पीड स्लो होगी और जो स्मॉलेस्ट होगा वो फार्दर मूव कर जाएगा, उसकी स्पीड तेज होगी मूवमेंट की। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 43. इन पीसीआर फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आफ्टर डाइजेशन ऑफ डीएनए देयर कम्स अल्फा एप्लीकेशन ऑफ प्रोब, बीटा blotting of DNA on membrane, चार्ली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डेल्टा ऑटो रेडियोग्राफी। तो एक्चुअली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डाइजेशन के बाद यानी कि जब हम डीएनए की डाइजेशन करेंगे RFLPs करेंगे तो उससे नेक्स्ट लेवल क्या होना चाहिए, तो दैट इज एक्चुअली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेकंड विल बी डाइजेशन ऑफ डीएनए, थर्ड वन विल बी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसके जरिए हम फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करेंगे और जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट्स हैं और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स हैं वेरिएबल लेंथ के फ्रेगमेंट जो हैं वो लेस और मोर स्पीड के साथ मूव करेंगे जिसकी वजह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डिफरेंट बैंड जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 44. द यूज ऑफ डैश इन पीसीआर फ्रीज us from the need of interruption of process for addition of more enzyme. तो अल्फा टैग पॉलीमरेज, बीटा आरएनए पॉलीमरेज, चार्ली हेलिकेज एंड डेल्टा प्राइमर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, यूज ऑफ डैश इन पीसीआर फ्रीज अस फ्रॉम द नीड ऑफ इंटरप्शन ऑफ प्रोसेस। तो एक्चुअली ऐसा एंजाइम जो कि हम यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज। अब इस प्रोसेस में अगर आप इस रिएक्शन में सारे स्टेप्स देखें तो एक्चुअली जिस वक्त हम सबसे पहले ये रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जो तमाम किस्म के सब्सटेंस रिक्वायर्ड है जैसे डीएनए सैंपल है जो रिक्वायर्ड है वो ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इसमें जो पीसीआर के लिए बाकी कंपोनेंट्स हैं जिसमें पर्टिकुलरली प्राइमर है ऐड कर दिया जाता है और एक एंजाइम जो कि पॉलीमरेज एंजाइम कहा गया दैट इज एक्चुअली अ टैग पॉलीमरेज जिसको हम थर्मस एक्वेटिकस का नाम देते हैं।
टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करता है यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के केस में या प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के केस में, तो उसी एंजाइम को जो है वो यहां पे ऐड किया जाता है। अब इसका मतलब ये जो प्राइमर ऐड किए हैं जो कि एक्चुअली 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पर जिस वक्त अटैच होते हैं, तो इसकी अटैचमेंट, अब मिसाल के तौर पर जो डीएनए का स्ट्रैंड था हमारे पास, उसके फॉर एग्जांपल ये 5 प्राइम एंड था तो ये 3 प्राइम एंड था, तो ये जो प्राइमर ऐड हुआ है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है जो कि अल्टरनेट स्ट्रैंड बनाएगा। इसी तरह से ये 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है जिसपे ये अटैच हो जाएंगे। अब इसके बाद टैग पॉलीमरेज का काम क्या है कि सिर्फ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, यानी कि जो प्राइमर अटैच हुए थे, फॉर एग्जांपल यहां पे प्राइमर अटैच था और इस जगह पे प्राइमर अटैच था, तो इन प्राइमर के साथ एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करते जाना, ये किसका काम है? टैग पॉलीमरेज का। अब ये टैग पॉलीमरेज जो है क्योंकि टेम्परेचर इनसेंसिटिव है, तो इसलिए इस एंजाइम को एक ही दफा ऐड कर दिया जाएगा और फिर उस प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए गिवन ऑप्शन में राइट क्या होगा? अल्फा, टैग पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीसीआर? अल्फा, हीटिंग, कूलिंग, एड प्राइमर एंड कॉपिंग ऑफ स्ट्रैंड। बीटा, heating, add primer, cooling and copying of strand. Charlie, add primer, heating, cooling and copying of strand. And delta, cooling, add primer, heating and copying of strand. तो इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले हमने हीटिंग की, उसके बाद प्राइमर ऐड किया और उसके बाद एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हुई या कॉपिंग ऑफ स्ट्रैंड हुआ। तो इसका मतलब सबसे पहले हीटिंग हुई, फिर कूलिंग, कूलिंग के बाद प्राइमर ऐड हुआ और प्राइमर के बाद जो है वो डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज की एक्टिविटी की वजह से पॉलीमराइजेशन या कॉपिंग ऑफ स्ट्रैंड होना शुरू हो गया। तो अल्फा ही मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है, जिसमें हीटिंग जो डीनेचुरेशन के लिए है, कूलिंग जो है अनेलिंग के लिए है, फिर प्राइमर एडिशन है और उसके बाद पॉलीमराइजेशन है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। Question number 46. After gel electrophoresis, the DNA fragment give rise to a number of bands which are so close together that they appear as a alpha smear, beta helix, Charlie duplex and delta double helical ring. तो DNA के जो बैंड्स बनते हैं वो इतने एक दूसरे के करीब होते हैं that seems like to a smear. So right option will be alpha. Question number 47. Complementary DNA is obtained by अल्फा पीसीआर, बीटा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, चार्ली रेप्लिकेशन एंड डेल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो कंप्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनाया जाता है? मैसेंजर आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है वो कहलाता है कंप्लीमेंट्री डीएनए। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 48, सिस्टिक फाइब्रोसिस अफेक्ट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी? अल्फा एपिथेलियल सेल्स, बीटा एंडोथेलियल सेल्स, चार्ली प्लाज्मा सेल्स एंड डेल्टा ब्लड सेल्स। तो ये एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स को जो है वो डिस्टर्ब करता है और उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर्स ऑफ क्लोराइड आयन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 49, अ जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म यूज्ड सक्सेसफुली इन बायोरेमिडिएशन ऑफ ऑयल स्पिल्स इज? अल्फा वायरस, बीटा बैक्टीरिया, चार्ली यीस्ट एंड डेल्टा प्रोटोजोन। तो एक्चुअली बायो रेमिडिएशन या हम जिसको बायोडिग्रेडेशन का नाम देते हैं, उसमें टॉक्सिक मटेरियल की डिटॉक्सिफाई करना, यानी कि ऑयल स्पिल जो कि टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं सी वाटर में, उसको डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं और पर्टिकुलरली ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 50, commonly used restriction endonuclease is? alpha PSC101, beta EcoR1, Charlie PBR322 and delta BAMH1। तो restriction endonuclease जो कि कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं, और या हम इसको स्पेसिफिकली कहें तो जो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया जो कि इकोलाई बैक्टीरिया से हासिल किया गया, दैट वाज EcoR1, इकोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, जो कि एक पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC से कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो राइट ऑप्शन इज एक्चुअली बीटा EcoR1। यहां तक हमारी आज की टेस्ट की डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।